अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो बूमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है वंस अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में आज हम देखेंगे, आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग की डेफिनेशन का रिकैप, 6 objectives of reverse engineering by Tchaikovsky and Cross, 6 key steps in reverse engineering, IEEE standard, goals, models and tools paradigm, जिसको GMT paradigm भी कहा जाता है। ये टॉपिक, ये वीडियो, ये लेक्चर 2 पार्ट्स में होगा। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम विजुअलाइजेशन, जो कि एक तरीका है सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग का, वो रह गया था, हम उसको देखेंगे। So let's start। तो सबसे पहले हम एक बार रिकैप करते हैं अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग की डेफिनेशन का। रिवर्स इंजीनियरिंग वाज अ पार्ट ऑफ री इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ है थोड़ा सा कि रिवर्स इंजीनियरिंग वाज फर्स्ट डन, reverse engineering was first applied in electrical engineering to produce schematics from an electrical circuit, और उसको देख के उसके स्पेसिफिकेशंस और उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की थी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग Tchaikovsky एंड क्रॉस ने डिफाइन किया रिवर्स इंजीनियरिंग एज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, identify the relationship among those components, represent the system at a higher level of abstraction or in another form। तो हमें ये Tchaikovsky and Cross क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कि हमें एक लीगेसी सिस्टम, जो मौजूदा सिस्टम है, उसके हमें कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने, उसके ऑपरेशन से उसके कंपोनेंट्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखना है, और उस सिस्टम को एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में या किसी और फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है समझने के लिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ परफॉर्म टू अचीव 2 की ऑब्जेक्टिव्स। 2 मेन मकासद होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के। क्या क्या? नंबर 1 रीडॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, क्योंकि हमारे पास लेगेसी सिस्टम के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो उसके हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन और डायग्राम्स होती हैं, वो पुरानी हो चुकी होती हैं और वो मैच नहीं करती एग्जिस्टिंग वर्जन से। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता था रिवर्स इंजीनियरिंग का कि आपने जो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं उनको अपडेट करना है, रीडॉक्यूमेंट करना है। इट एम्स एट रिवाइजिंग द करंट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट्स और जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव व्यूज़ एट द सेम एब्स्ट्रैक्शन लेवल। एग्जाम्पल ऑफ रीडॉक्यूमेंटेशन आर प्रिटी प्रिंटिंग एंड ड्राइंग CFGs। यहाँ पे बताया जैसे कि रिवीजन होगा करंट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट्स का, या फिर ऑल्टरनेटिव व्यूज़ बनाएंगे एट द सेम एब्स्ट्रैक्शन लेवल, जिसकी एग्जांपल इन्होंने CFG दी है। दूसरा होता है डिज़ाइन रिकवरी। आपने सिस्टम डिज़ाइन समझना होता है लेगेसी सिस्टम का जो मौजूदा चल रहा है। इट क्रिएट्स डिज़ाइन एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम कोड, ये आप कोड से देख के समझते हैं। एक्सपर्ट नॉलेज, जो लोग कुछ बचे लोग उस पर काम कर रहे हों। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, और जो पुरानी आउटडेटेड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन थी उसको देखते हुए आप डिज़ाइन को रिकवर करते हैं, समझते हैं, डिज़ाइन की एब्स्ट्रैक्शंस बनाते हैं। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। जिस तरह ये डायग्राम हमें बताती है कि सिंपल रिक्वायरमेंट्स ली, फॉरवर्ड इंजीनियर डिज़ाइन बनाया, फॉरवर्ड इंजीनियर इम्प्लीमेंट किया, बेहतरीन। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम पीछे आते थे, तो ये आपको मेरा हैंड दिख रहा होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम पीछे आए इम्प्लीमेंटेशन से। इम्प्लीमेंटेशन में ही अगर हमें चेंजेस समझ आ गए और हमने यहीं स्टॉप किया, तो हमने इसी को रीस्ट्रक्चर किया, और ये जो आप एरो देख रहे हैं ये घूम के री इंजीनियर यहीं से ही हम आगे चले गए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की तरफ दोबारा। अगर हमने और पीछे आना है तो हम क्या करेंगे कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग से हम अपने इम्प्लीमेंटेशन लेवल से मज़ीद पीछे आएंगे डिज़ाइन के ऊपर, और जिसमें हम डिज़ाइन रिकवरी का काम कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम डिज़ाइन
फेज से अपने दोबारा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की तरफ मूव करते हैं, तो हमने अपने डिज़ाइन को अपडेट किया, रीस्ट्रक्चर किया और हम आगे बढ़े, फिर अपनी इम्प्लीमेंटेशन को अपडेट किया, रीस्ट्रक्चर किया और हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के साइकिल में आगे बढ़े। लेकिन अगर डिज़ाइन से भी पीछे आ जाएं तो ये डिज़ाइन रिकवरी के बाद हम दोबारा रिक्वायरमेंट्स, जो बेस रिक्वायरमेंट्स थी, उनको रीवैल्यूएट और री-एक्वायर करेंगे, जिनके बाद उनके अंदर चेंजेस होंगी, SRS वगैरह में रीस्ट्रक्चरिंग होगी और फिर हम आगे जाएंगे टूवर्ड्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डायग्राम ये इम्पॉर्टेंट है, सिंपल सी डायग्राम है, 3 पिलर्स हैं, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और बाकी ये एरोज़ की लेबलिंग है, नीचे रीस्ट्रक्चरिंग सबकी। नेक्स्ट आ जाते हैं कोड रिवर्स इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग एज आइडेंटिफाइड बाय चिकोफस्की एंड क्रॉस 2। तो क्या क्या हैं इन्होंने बताए हैं ऑब्जेक्टिव्स रिवर्स इंजीनियरिंग के? जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव व्यूज़, एक सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के जितने भी व्यूज़ बने हुए हैं, लॉजिकल व्यू, फिज़िकल व्यू और इस किस्म के व्यूज़ की ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे अपने समझने के लिए। रिकवरिंग लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कैसी लॉस्ट इन्फॉर्मेशन भाई? लॉस्ट इन्फॉर्मेशन से मुराद वो है कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि एवोल्यूशनाइज्ड लेगेसी सिस्टम जो आज मौजूद है उसमें मौजूद है, लेकिन उसकी आउटडेटेड डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद नहीं है। जो तजाद है ना, वो चीज़ यहाँ पे मतलब है लॉस्ट इन्फॉर्मेशन का। तो रिकवरिंग लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, सिंथेसाइजिंग हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो ऑलरेडी लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आपने बनाए हैं या अवेलेबल हैं, उनको अपनी नॉलेज के साथ मर्ज करके समझना। सिंथेसाइज नाउन है, इसका मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कनेक्टेड होल। छोटे छोटे हिस्सों का उसको मिलाना और उनसे एक बड़ी चीज़ बना के उसको समझना, तो ये सिंथेसाइजिंग का मतलब होता है। तो हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो आपने अब तक अंडरस्टैंड किए हैं जिस एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे, या कोई ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर कोई रिप्रेजेंटेशन थी, तो उन सब से उनको समझना। डिटेक्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट से मुराद क्या? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेगेसी कोड है, इसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोड है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स इस वक्त मौजूदा सिस्टम डिज़ाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। फैसिलिटेट रीयूज़, जाहिर सी बात है आपको कोड का रीयूज़ अपना करना होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स में से ये फैसिलिटेट करते हैं रीयूज़ को, और भी आपके डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो कि रीयूज़ को फैसिलिटेट करते हैं। तो आपने अपने जो लेगेसी सिस्टम है उसके कोड कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बनाना है। कूपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, अब आपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग भी आ रही है और इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी भी आ रही है, आपने उनको देखना है और आपने उनको कॉम्प्लेक्सिटी से टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन लेकर जाना है। सो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग एज आइडेंटिफाइड बाय चिकोफस्की एंड क्रॉस 2। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास IEEE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में 6 की स्टेप्स इन रिवर्स इंजीनियरिंग। IEEE ने 6 की स्टेप्स बता दिए रिवर्स इंजीनियरिंग के थे। वो ऑब्जेक्टिव्स थे चिकोफस्की एंड क्रॉस के 6, और ये 6 की स्टेप्स हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के। पहला नंबर, स्टेप नंबर 1, पार्टीशन सोर्स कोड इनटू यूनिट्स। सोर्स कोड को, अपने कोड को टुकड़ों में तकसीम कर दें। स्टेप नंबर 2, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ दोज यूनिट्स, आइडेंटिफाई द फंक्शनल यूनिट्स। ये जो टुकड़ों में आपने कोड को किया है, इनका मतलब समझें कि हो क्या रहा है इनमें, और उनमें से जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो पर्पज़ वाले यूनिट्स हैं, जो कोई फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस करके काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि हर कंपोनेंट ज़रूरी नहीं कोई मेन एप्लीकेशन लॉजिक को कैटर कर रहा हो। तो इसमें जो फंक्शनल यूनिट से मुराद क्या है, जो काम के जो मेन यूज़ केस वाले जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हो कोई मेन, वो वाले आपने यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना है। सही है, डिस्क्राइब द मीनिंग्स ऑफ दोज यूनिट्स, आइडेंटिफाई द फंक्शनल यूनिट्स। नंबर 3, स्टेप 3, क्रिएट द इनपुट एंड आउटपुट स्कीमेटिक्स ऑफ द यूनिट्स आइडेंटिफाइड बिफोर। स्कीमेटिक्स क्या होती है? स्कीमेटिक डायग्राम एक सिंपल, अगर हम इसकी मीनिंग देखें, a schematic or a schematic diagram is designed representation of the elements of a system using abstract graphic symbols rather than realistic pictures. schematic representations या schematic diagrams आपकी अपनी आसानी के लिए विदाउट एनी किसी डिज़ाइन या किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को फॉलो किए बगैर, समझ लें रफ़ डायग्राम्स जो आप बनाते हैं
वो होती हैं स्कीमेटिक डायग्राम्स। तो स्टेप नंबर 3 कहता है क्रिएट द इनपुट एंड आउटपुट स्कीमेटिक ऑफ द यूनिट्स आइडेंटिफाइड बिफोर। ये जो आपने स्टेप 2 में यूनिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, इनकी इनपुट आउटपुट की स्कीमेटिक डायग्राम बना लें। फॉर एग्जांपल डब्बा बना लें, कंपोनेंट उसमें बता देंगे इनपुट क्या आ रहा है और इसका आउटपुट क्या जा रहा है एरोज से। तो ये हर यूनिट की स्कीमेटिक डायग्राम आपने बना ली। स्टेप 4 डिस्क्राइब द कनेक्टेड यूनिट्स। उसके बाद आपको ऊपर से ये भी पता चल रहा होगा कनेक्टेड यूनिट्स क्या हैं, तो आप अपने उनको डिस्क्राइब कर लें, लिख के कर लें, किसी तरह से भी उनको डिस्क्राइब कर लें कि कौन सी यूनिट्स कनेक्टेड है और क्या कनेक्शन है उनका। इस तरीके से जब आप सारे कनेक्टेड यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो स्टेप नंबर 5 डिस्क्राइब द सिस्टम एप्लीकेशन। तो आपने फिर एज अ होल सिस्टम एप्लीकेशन आपको समझ आ जाएगी कि सिस्टम में हो क्या रहा है। तो आपने एज अ होल सिस्टम को डिस्क्राइब करना है कि अच्छा मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और यूनिट्स को देखा, इससे जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाई इसकी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे ये एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की एप्लीकेशन है जो कि ये काम कर रही है और पहले ये काम नहीं कर रही थी, अब ये काम कर रही है, या अब ये आउटडेटेड है, हमें ये चेंजेस करने होंगे। तो ये पता चल जाएगा पूरे सिस्टम को। डिस्क्राइब द सिस्टम एप्लीकेशन जो कि आपने डिस्क्रिप्शन छोटे यूनिट से अपना बनाया था, उससे आपकी नॉलेज ओवरऑल सिस्टम की बढ़ जाएगी। स्टेप नंबर 6 क्रिएट एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद है? कोड तो आपके पास मौजूद है, शायद डायग्राम्स भी हों। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम से मतलब ये है कि अब जो आपने आपके पास कोड जो मौजूद है, आपने उसकी एक तरह से कोड बुक बनानी है जिसमें आपने जो समझा है, जो आपने रिप्रेजेंटेशंस बनाई हैं, इसमें जो आपने डायग्राम्स बनाई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई है तो आपने जो करंट कोड है उसको मैप करना है यूज़ केस डायग्राम्स के ऊपर अपने। तो एक टाइप ऑफ कोड बुक आपने प्रिपेयर करनी है कि जिसमें आपने पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर मैप करना है अपने जो नया आपने रिप्रेजेंटेशन बनाई है, व्यू बनाया है, उसके ऊपर यूज़ केसेस फॉर एग्जांपल। तो वो जो कोड बुक होगी उसमें बता रहा होगा कि ये कोड कौन से यूज़ केस पे मैप हो रहा है, ये कोड कौन सी यूज़ केस पे मैप हो रहा है, ये कोड कौन सी यूज़ केस पे मैप हो रहा है। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम है जो कि आपने मैप किया है और क्रिएट किया है इन अ फॉर्म ऑफ अ कोड बुक। ठीक है, अच्छा जी। प्रॉब्लम एरियाज़, रिवर्स इंजीनियरिंग कब और किन किन प्रॉब्लम एरियाज़ में यूज़ होती है। सो ये बहुत सिंपल है और ये आप रीड कर सकते हैं। रीडॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम्स, जब रीडॉक्यूमेंटेशन करनी हो, जब रीयूजेबल एसेट्स निकालने हो। सही है, ट्रेसेबिलिटी मतलब आपने मिलाना हो, कंपेयर करना हो कोड को और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को। डिटेक्टिंग डुप्लीकेशंस एंड क्लोन्स, डुप्लीकेशन हुई हुई है कहीं पे, एक ही चीज़ मल्टीपल जगह पे एक ही चीज़ का जैसा कोड लिखा हुआ है, वही फंक्शनैलिटी 3-4 जगह कॉपी हुई हुई है, काम वही हो रहा है। आपने बाइनरी कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करवाना है, यूज़र इंटरफेसेस को चेंज करना है, माइग्रेशन करनी है कोड की जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था, या आपने रैपिंग करनी है लेगेसी कोड की। तो ये कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जो कि यू कैन गो थ्रू, आप पढ़ सकते हैं खुद, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम आगे बढ़ते हैं। GMT पैराडाइम। A high level organizational paradigm is found to be useful when setting up a reverse engineering process as advocated by Benedusi et al. बेनेडूसी ने क्या बताया? बेनेडूसी ने एक GMT पैराडाइम बताया, वो जो कि कारआमद है फॉर सेटिंग अप अ रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को सेटअप करने के लिए। GMT पैराडाइम वाज एडवोकेटेड बाय बेनेडूसी et al. का मतलब होता है को ऑथर्स भी साथ थे, या को जिन्होंने लोग और भी लोग साथ थे इसके। The high level paradigm plays 2 roles. Number 1, define a framework to use available methods and tools, and number 2, allow the process to be repetitive. दो मेन खासियत GMT पैराडाइम की क्या है कि ये डिफ़ाइन करता है अ फ्रेमवर्क, मतलब अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ एक तरीके से अ सेट ऑफ मेथड्स, एक काम करने के तरीके या एक जनरल तरीका, उसमें से आप अपने खुद जो आपके हिसाब से सेट हो रहा है उसमें से आप सब मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? एक बड़ी सी मेथड है, एक बड़ा सा आपके पास फॉर एग्जांपल रिसोर्स है जिसमें से आप अपने काम के प्रोसेसेस वगैरह अपने मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क है। डिफाइन अ फ्रेमवर्क टू यूज़ अवेलेबल मेथड्स एंड टूल्स, जो कि हमें गाइड करेगा कि हमें अपने अवेलेबल मेथड्स जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के हैं और जो टूल्स हैं उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अलाउ द प्रोसेस टू बी रिपीटेटिव, और ये जो प्रोसेस होगा ये रिपीटेटिव हो।
The paradigm, namely goals, models, tools, which partitions a process for reverse engineering into 3 ordered stages. 3 ordered stages होती हैं GMT paradigm में, goals, models and tools. So let's start with the goal. Goal phase में वही है कि आपने goals सेट करने हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं, रीजंस उसके क्या हैं, ठीक है, और सेटिंग अप अ प्रोसेस फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज, उन रीजंस को एनालाइज करना है. Second, analysis are performed to identify the information needs of the process and the abstraction to be created by the process. आपने देखना है कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में किस किस्म की इंफॉर्मेशन आगे नीड होगी और आपने किस एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर या कौन सी एब्स्ट्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशंस बनानी है, किस किस्म की एब्स्ट्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन बनानी होंगी. द टीम सेटिंग अप The process first requires a good understanding of forward engineering activities. Goals के वक्त आपको क्या है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग की टीम होगी उसको समझ होनी चाहिए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ की अच्छी, एंड द environment where the products of these reverse engineering processes will be used. और रिवर्स इंजीनियरिंग का जो रिज़ल्ट होगा वो किस environment में काम करेगा, मतलब क्या बिजनेस यूज़ केस होगा, क्या डिप्लॉयमेंट होगी, किस तरह की क्या सिनेरियो होगा जहाँ पे ये कोड काम हो रहा होगा, जिस कोड के ऊपर, मतलब क्या उसकी क्या ओवरऑल सिनेरियो होगा कि जिसमें ये अब कोड री इंजीनियर होकर जाएगा, तो वो समझ होनी चाहिए उसकी. Results of the aforementioned comprehension are used to accurately identify the information to be generated, the formalisms to be used to represent the information. अब जब आपने सिस्टम की डोमेन समझ ली कि कहाँ काम हो रहा है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या काम होगा, किस किस्म की आपको डेटा चाहिए होगा और क्या क्या आप रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, तो अब इससे ऊपर आपको ये तो इन चीज़ों से क्या पता चला, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और किस हद तक जो है वो रिप्रेजेंटेशंस बनेंगी कि सबको समझ आ सके, और उनकी जो है फॉर्मेलिटी क्या होगी, मतलब वो हाईली फॉर्मल होंगी, स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी, बहुत जो उनमें नोटेशंस वगैरह होंगी फॉर्मल होंगी, या फिर वो एक रैंडम सी होंगी ताकि सबको समझ आ सके. क्योंकि आपने बाज़ औक़ात सिर्फ खुद नहीं समझना होता, आपने अपने स्टेक होल्डर्स को भी चीज़ें समझानी होती हैं. तो रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे ऐसी रखनी है कि वो एक लेमैन को, एक नॉन टेक्निकल आदमी को भी समझ आए. Models. In this phase, abstractions identified in goal stage are analyzed to create representation models. अब आपने रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स बनाने किसी भी तरह की, अब वो रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक भी हो सकती है, किसी ग्राफ में भी हो सकती है, टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है. तो एक्टिविटीज़ इन दिस फेज आर बेसिकली आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी जनरेटेड, और ठीक है, टू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन एंड द रिलेशंस टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स कोड. आप ये फाइंड आउट करते हैं कि अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसका रिलेशन उसको मैप करते हैं सोर्स कोड से, ठीक है. डिफाइन द मॉडल्स टू बी यूज्ड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एंड देयर रिलेशनशिप्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स कोड. उन मॉडल्स की डेफिनेशन लिखते हैं हम कि ये मॉडल क्या शो करेगा प्रॉपरली और इसका रिलेशनशिप क्या है सोर्स कोड में और कहाँ है. टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दीज मॉडल्स, डिफाइन द एब्स्ट्रैक्शन एल्गोरिथम फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग. एब्स्ट्रैक्शन एल्गोरिथम में सिंपली मतलब ये कि आपने तरीका बताना है कि आप किस तरह से करंटली कोड से अपने इन एब्स्ट्रैक्शन इन मॉडल्स को आप रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स को जनरेट करेंगे. सिंपल इज़ दैट. द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल आर, तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग के नतीजे में बनने वाले यहाँ पर मॉडल्स होंगे, ये एक्सप्रेसिव होंगे, पावर ये बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, थॉरो बता रहे होंगे. लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, ये ख़ास कोई टेक्निकल जार्गन्स और टेक्निकल टर्म्स एंड आइकन्स और इमेजरी या ये यूज़ नहीं करेंगे. कॉम्पैक्टनेस होंगे, कॉम्पैक्टनेस से मुराद ये कि टू द पॉइंट बनेंगी बहुत. रिचनेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट, बहुत कुछ बता रहे होंगे. ग्रैन्युलैरिटी एंड सपोर्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रैन्युलैरिटी बहुत फाइन ग्रेन्ड होंगे, टू द पॉइंट. एंड क्या होगा कि आप इनके वर्जन कंट्रोलिंग इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे जैसे आपकी सिस्टम में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी या आप प्रोग्रेस करते जाएंगे. तो यही है, आपने मॉडल्स में यही चीज़ करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मॉडल की एग्ज़ाम्पल ले लें आप, तो क्लास डायग्राम भी एक मॉडल होता है, ठीक है.
आपने डॉक्यूमेंटेशन किसी किस्म की मेंटेन कर ली तो वो भी एक मॉडल कहलाएगा। चलें नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स द टूल्स। इन दिस फेज टूल्स नीडेड फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग आर आइडेंटिफाइड, एक्वायर्ड एंड और डेवलप्ड इन हाउस। तो आपका हथियार, टूल्स, जितनी शार्प एज आपकी टूल्स होंगे उतना ही काम आपका आसान होगा। तो टूल्स ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं होते तो कुछ कभी कभी बनाते भी हैं। These tools are grouped into two categories, and tools की दो categories हैं। Tools to extract information and generate program representations according to the identified models। वो programs जो कि information extract करेंगे और उस information से हम प्रोग्राम की या तो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेंगे या हम खुद उनकी हेल्प से प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल जो कि हमने अपना मॉडल के हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। या फिर वो टूल्स जिनकी मदद से हम या जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो कंप्लीट करेंगे। एक्सट्रैक्शन टूल्स जनरली वर्क, ये लाइन अलग है, गलती से ऊपर ज्वाइन हो गई है। एक्सट्रैक्शन टूल्स जनरली वर्क ऑन सोर्स कोड टू रिकन्स्ट्रक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। जो एक्सट्रैक्शन टूल्स होते हैं वो जनरली वर्क करते हैं सोर्स कोड के ऊपर टू रिकन्स्ट्रक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जिस तरीके से एसक्यूएल में आपके पास एक डायग्राम आ जाती है रिप्रेजेंटेशन की डेटाबेस की, जिसमें आपके पास वो बता रहा होता है कि आपका डेटाबेस किस किस्म का है और मेन डेटाबेस में आपके एंटिटीज़ क्या हैं, मेन आपकी कनेक्शंस वगैरह क्या बिल्ट हो रहे हैं। ये एक डायग्राम होती है आपकी, ERD समझ लें जी, बिल्कुल ERD समझ लें। तो कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी ऑटोमेटिक डेटाबेस से ERD जनरेट कर देते हैं। कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी क्लास डायग्राम्स जनरेट कर देते हैं। तो ये टूल्स क्या होते हैं, ये टूल्स आपकी, अगर आपने ये इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है तो ये टूल्स डायरेक्टली वर्क करते हैं सोर्स कोड पे और रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। Therefore, these tools are ineffective in producing inputs for an abstraction process aiming to produce high-level design documents। अब क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स कोड के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये आप इनको यूज़ नहीं कर सकते फॉर सम स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शन लेवल। ये बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट मैप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इनफेक्टिव है इन प्रोड्यूसिंग आउट इनपुट्स फॉर एन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस एमिंग टू प्रोड्यूस हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आप टेक्निकल आदमी ही समझ सकता है, नॉन टेक्निकल आदमी इतने आसानी से नहीं समझ सकता एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर, हाई एब्स्ट्रैक्शन में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। बल्कि मेरा ख़्याल से इसको भी इसी पार्ट में कवर कर ही लेते हैं क्योंकि ये इतना लंबा नहीं है, बल्कि 22 मिनट की वीडियो हो गई। इसको वी लीव दिस फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले रिवाइज़ किया रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती थी, क्यों की जाती थी, और रिवर्स इंजीनियरिंग के की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रीडॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड डिज़ाइन रिकवरी। सेकंड वन हमने ये एक रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम देखी जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। फिर हमने देखा 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग एज आइडेंटिफाइड बाय चिकोफस्की एंड क्रॉस। फिर हमने देखा 6 की स्टेप्स इन रिवर्स इंजीनियरिंग IEEE स्टैंडर्ड, जिसके बाद हमने समझा कि कौन सी प्रॉब्लम एरियाज़ होती हैं जहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग की नीड होती है। और उसके बाद हमने GMT पैराडाइम जो कि बेनाडूसी ने बनाया था वो देखा, जिसमें फिर हमने देखा उसके की रोल्स और गोल्स, मॉडल्स एंड टूल्स को इंडिविजुअली हमने स्टडी किया कि गोल्स, मॉडल्स और टूल्स में क्या होता है और किस तरह होता है। बेसिकली मेन काम हमारा मॉडल्स फॉर्मेशन के वक्त ही हो रहा होगा यहाँ मॉडल्स में, जब आप डिफरेंट मॉडल्स और एब्स्ट्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशंस बना रहे होंगे। सो दैट वाज इट। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। बाकी लेक्सिकल एनालिसिस, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, प्रोग्राम स्लाइसिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विजुअलाइजेशन। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। और अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे, समझ आ रहा है और फ़ायदा हो रहा है आपको तो उसको प्लीज़ शेयर भी करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।